मैं तो बहुत परेशानी में भी रही हूँ और पिछले दिवाली से मैंने अब तक 4 गोल्ड की चीज़ें बेची है। अपना पर्सनल गोल्ड जो आपके पास था वो भी आपने बेच के इनके लिए खाने के इन्हीं के लिए खर्च कर दिया, क्योंकि मजबूरी थी। अब आपसे मांगती हूँ तो आप बोलोगे कि हाँ जी किस लिए चाहिए, किसी को क्या बता सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपना सामान बेचा। और ये बात आज दर्शकों से साझा करते हमें बताते आपकी आंखें भी नम हो आई, क्योंकि आपने शायद अपनी ज़िंदगी का सब कुछ दांव पर लगा दिया इस प्रेम के लिए। मैंने क्या किया, फिर एक हाथ में पन्नी चढ़ा के, ग्लव्स तो था ही नहीं, पन्नी चढ़ा के मैंने उसका मांस दूसरे हाथ से पकड़ा और जब देखा अंदर मांस के नीचे देखा तो कम से कम 50-60 कीड़े और थे। कि मम्मी ने बोला था मरने टाइम कि मेरे को तू लास्ट में पढ़ाई छोड़ के नर्स बन जाना। इन नर्सों ने मेरी बहुत सेवा करी। मेरी मम्मी 9 महीने वेट में रही है। तो मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, मैं कभी नर्स नहीं बनूंगी। मैं उस बात को आज भी याद करती हूँ कि जो मैंने नर्स के लिए मना किया, ये नर्स से आज वक्त ने आपको बना दिया। वक्त ने बना दिया। और मैं शादी इसलिए नहीं करती थी कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं कोई गृहस्थी नहीं संभालूंगी, कोई ये नहीं है। भगवान ने कहा तूने 2 बच्चों के लिए शायद मना किया, अगर ले अब बच्चे ले 140 को संभाल। कि इस पूरे वक्त में, इस पूरी जर्नी में कभी किस दिन ऐसा हुआ जब आपको मुश्किल हुई हो वो उन 2 वक्त की रोटी जुटाने में? बहुत बार हुई, बहुत बार हुई। मगर कैसा महसूस हुआ था? महसूस तो बहुत, अब क्या कह सकती हूँ, मगर मैं मानती हूँ बजरंगबली को, और वो कहीं ना कहीं से मेरे साथ कर देता पूरा। क्योंकि परिस्थिति हमारे आसपास के समाज की ऐसी भी है कि जिस तरह आप खाना बांटती हैं, खाना उनको देती हैं और आपके पीछे वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। मकान ढूंढने में भी समस्या होती है। मकान मालिक तो बहुत ऑब्जेक्शन उठाता है कुत्ते के चक्कर में। मुझे मकान बदलना ही इसलिए पड़ता बार बार। अभी जिस मकान में आई हूँ मुझे 3 महीने हुए। जिस दिन सामान रखा दूसरे दिन उसने कह दिया मकान खाली कर। 52 बार मुझे कुत्ते ने काटा है। 52 बार कुत्ते काट। और मैंने इंजेक्शन भगवान की दया से कभी नहीं लगाया, एक बार भी इंजेक्शन। और ना आपका ये प्रेम कब हुआ और ना कभी स्वास्थ्य। क्योंकि खाना खिलाते हुए, दवाई खिलाते हुए ये मुझे दांत मार ही देते हैं। एक बार तो यहाँ पर पूरा मांस काट रखा है मेरा, यहाँ पर और इस जगह पे। तब भी मैं उस दिन मेरे को सबने डराया कि नहीं। क्या सोच के इंजेक्शन नहीं लगवाया? मेरी भगवान से लड़ाई है। मैंने ये बोल रखा है भगवान से कि अगर आप मुझे मारोगे ना तो इन्हें भूखा मरने के लिए तैयार रखो। मैं मरूंगी तो इनको कौन देखेगा? तो इसीलिए भगवान से लड़ती रहती हूँ और अपना काम चलाती रहती हूँ। के लिए देखा जाए तो मैं 1:30 बजे घर घुस रही हूँ, 2 बजे, उस टाइम तो दुनिया सो रही होती है। अब ये सोचो मुझे 3 घंटे लगते हैं रोटी बनाने में। एक वक्त की नहीं, एक वक्त में पूरी एक साथ बनाती हूँ। अच्छा। और 2 चूल्हे पे जैसे फटाफट मैंने एक तरफ बेलती जाती हूँ, एक तरफ फेंकती जाती। मेरी 160 रोटी बनती है, आपने देखा होगा कल इतनी बनी। वो 160 रोटी पर तो उसको 3 टाइम की डिवाइड कर देती हूँ। हमने कल देखा कि रोटियां बिल्कुल ताजी और गर्म थी, जो नहीं, आप मैं बना के लाई थी। मैं तो बना के साथ में दूध था, दही थी, हाँ मिठाई थी, और कुछ मिठाई थी, अंडा भी रखते हैं। अंडा की जल्दी जरूर लेती हूँ। मीठा नहीं खाते, बिस्कुट के बिना इनका खाने के बाद 2 बिस्कुट जरूर चाहिए। नहीं दूंगी तो ऐसे करके मुंह देखते हैं। कम से कम आपका भार कम हो। अब हम ये भी देख रहे हैं कि आपसे मुलाकात कई दफा हो चुकी है। इस दौरान हम कोशिश कर रहे थे, आपसे आग्रह भी किया। आप चलना बहुत मुश्किल हो रहा है अब आपके लिए। नहीं, घुटने में तो मेरी बहुत दिक्कत है। हाँ, घुटने में बड़ी समस्या है। तभी मुझे बग्गी लेके चलना पड़ रहा है। बग्गी के सहारे तो मैं चल लेती हूँ, और बिना बग्गी के चक्कर में मैं तो चलने में मुझे दिक्कत है। चिंता इस बात की भी है कि अब ना तो बच्चे भी आपके नहीं हैं, हलाई पार्टनर नहीं है। आगे की ज़िंदगी में आपका सहारा किस तरीके से, आप किस सहारे के जरिए आप पूरी ज़िंदगी अब गुजर बसर होने वाली है। आपकी उम्र भी बढ़ रही है और ये भार बढ़ता जा रहा है हर दिन। आज ये 142 हैं और ये लगातार संख्या बढ़ती जाएगी। तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी हम लें और इनका भार कुछ कम हो सकता है इनका त्याग करुणा की आज ये मूर्त हमारे सामने बैठी है, देवी मैं कहूँगा हमारे सामने बैठी है। अगर हर गली में 14-15 कुत्ते हैं, ठीक है, अगर एक गली में 50 घर भी हैं, अगर 5 घर वाले भी इन्हें 2-2 रोटी, एक रोटी अगर दूध में डाल के पन्नी में रख के डाल के दे दें, रोटियों को फेंक देते हैं जमीनों पे, कौन खाएगा? एक छोटा डब्बा ही रख ले, हम डब्बा रख ले कुछ भी। तो अगर ये 5 घर भी अगर एक टाइम पे रोटी दे दे तो मुझे क्यों चलना पड़े? दोनों तो मिलके एक ऐसा संघर्ष करने वालों का जो आत्मसम्मान से जी रहे हैं, एक ऐसा परिवार बना रहे हैं कि एक फैमिली की तरह। नमस्कार,
दोस्तों, हर शहर के किसी कोने में कुछ कहानियाँ छिपी होती हैं। वो कहानियाँ सोशल मीडिया पर शोर नहीं मचाती हैं, लेकिन जब आप उनकी धड़कन को करीब से महसूस करते हैं, उनको सुनते हैं, तो आपकी आत्मा भी चुपचाप रोने लगती है। आज इस शख्सियत से हम आपका परिचय कराने वाले हैं। दरअसल वो माँ बनी है 142 बेजुबान बच्चों की, जिनका नाम है किरण, और मेरे ख्याल से बेला भी आपको पुकारते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, नितिन जी मेरे साथ, मेरे सहयोगी हैं नितिन जी, कि जो ये काम कर रही हैं, मेरे अपने हिसाब से करुणा, दया और तपस्या का इससे अलग इतना बड़ा जो उदाहरण है वो शायद आपको आसपास कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबरा मन में। और सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सलाम करते हैं कि आप इतनी बेजुबान जिंदगी का सहारा बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबरा मन में। तो बेला जी, आपकी ये शुरुआत कैसे हुई और कितना समय आपने इस सेवा में दे चुके हैं? मैं बचपन से ही कुत्तों के बीच में रही हूँ, और मतलब ये नहीं था कि मैं अपने घर के कुत्ते की वजह से, मेरे को आस पड़ोस के कोई भी कुत्ते कुछ भी परेशानी में दिखते थे, मैं उनके साथ लगी रहती थी, चाहे मैं थोड़ा कर पाऊँ ज़्यादा कर पाऊँ। ऐसे बढ़ते 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 ये बढ़ता गया। और मैं जिस मोहल्ले में रही, मेरा किराए का मकान होने के कारण मैं जिस मोहल्ले में रही, वहाँ मुझे जो भी कुत्ते दिखते थे। अभी आप रामनगर रुड़की में? हाँ, मैं रामनगर में। तो जहाँ भी दिखते थे, जो कोई परेशानी में है या कैसी भी है, लोग आते भी मेरे पास ही थे बोलने के लिए कि दीदी ये हो गया, दीदी वो हो गया। और बस उन लोगों को थोड़ा ट्रीटमेंट देते देते मेरा बिल्कुल इनकी तरफ से होना शुरू हो गया कि मैं इनके बीच में ही घुसी रही, जबकि मेरा काम बहुत बढ़िया था, सब कुछ था। उस काम में भी लोगों ने मेरे को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया कि मैं कुत्तों के बीच में रहती हूँ, इनसे काम ना कराओ। अच्छा। क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा। पहले क्या करते थे आप? मैं ब्यूटी पार्लर का था ना। अच्छा। तो ब्यूटी पार्लर की वजह से मेरे से काम कराना बंद कर दिया लोगों ने। धीरे धीरे इतना कम हो गया, नहीं तो मेरा रुड़की में नंबर 1 का ब्यूटी पार्लर था, और कस्टमर मेरे रात के 12:30 से पहले मैं नहीं निपटा पाती थी। मतलब इतना काम होने के बावजूद मैं मतलब इन लोगों में देती थी टाइम, ऐसा नहीं कि मैं हर टाइम घुसी रहूँ। मगर धीरे धीरे ये आया था आपका कोरोना के बाद से मेरे को ज़्यादा इसमें वो हो गया, क्योंकि उन दिनों में कुत्ते मरे बहुत भूखे, लोगों ने खाना देना बंद कर दिया था, घर से कोई निकलता नहीं था, और मैं चोरी छुपे निकलती थी। बल्कि मुझे 2-3 बार पुलिस वालों ने रोका भी, और एक बार पुलिस वालों ने यहीं मेरे को पकड़ लिया था कि आप रोज़ इधर से उधर भागते नजर आते क्यों। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे खाना देना, कह आपको कुछ हो जाएगा तो। मैंने कहा मरना तो मुझे घर में भी है, बाहर में भी मर सकते हैं। तो मैं उन्हें मना किया, तो बल्कि एक पुलिस वाला कह रहा है कि हम लोग निकलने के लिए सोच रहे हैं और आप नहीं ये कर रहे हो। बल्कि एक पीछे से पुलिस वाला कह रहा है सैल्यूट तो आपको हमें मारना चाहिए कि जब आप डर नहीं रहे हो। और उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी थी उस टाइम, तब भी मैं जाती रही। उसके बाद से मेरा एक धुन थी या जो भी था, या उन दिनों में जो कुत्तों को सबको मिली नहीं मेरे से रोटी, उन लोगों को लगने लगा कि यही रोटी देगी हमें। तो मैंने मोहल्ला बदलने के बाद भी, जैसे 4 से मैं 5 में आई, 5 से 7 में आई, वो सारे कुत्ते मेरे पीछे पीछे आने शुरू हो गए। जबकि इसका मुझे परेशानी मुझे वो झेलनी पड़ी है कि मोहल्ले वाले मुझसे परेशान हो गए थे कि इसके पीछे कुत्ते आते हैं। तो मुझे हर जगह मकान खाली करवाते थे लोग। जब मुझे दुखी करना शुरू कर दिया, हद तक लड़ाई झगड़े सब कुछ, रोज़ कुत्तों को मारना, किसी ने जहर ने दे दिया कुत्तों को, किसी को कोई मुझसे बदतमीजी बोलनी शुरू कर दी। मगर मैं फिर भी इनको झेल रही थी। अब ये हो गया कि मेरे को अब जब भी निकलती हूँ, मैं जिस एरिया में से निकलूँगी तो मेरे पीछे कुत्ते ऑटोमेटिक पीछे लग जाएंगे, तो मुझे देना ही देना है। अब उन लोगों ने, आपने ये देखो कि मेरा इंतजार ही करते मिलते हैं हर जगह। हाँ, मैं कई बार आपको देख भी चुका कि जब तो मेरे को इस रोड से निकलता हूँ तो आपके पीछे पीछे निकलता हूँ। तो मेरे इंतजार में ही रहते हैं वो लोग, क्योंकि अगर मैं आगे पीछे हो भी जाऊँ तो मेरा ही नहीं दिल मानता कि मैं उन्हें रोटी ना दूँ। मुझे चाहे वापसी देना है चाहे जैसे देना है, मैं दे के ही जाऊँगी। तो आपको ये लगाव इनके साथ क्या बचपन से आप बता रहे हैं? हाँ, मैं छोटे होते से लेकिन निरंतर आप जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, वो मुझे 22 साल हो गए। 22 साल। और ये 8 साल जी, ये जो कोरोना का जो ये 6-7 साल है, इसमें मेरा समझ लो बहुत से ज़्यादा हो गया। लगभग 142 की संख्या आप? हाँ, 142 के करीब। 142 अगर मैं काउंट करती हूँ तो 142। और वैसे इनको आप तीनों वक्त का आप खाना? 52 कुत्तों को मैंने 2 टाइम दे रही हूँ, वो 3 टाइम दे रही हूँ, बाकी कुत्तों को 2 टाइम। क्योंकि रोटी बनानी भी मुश्किल, 5 किलो आटा मुझे रोज़ बनाना है। तो 5 किलो आटा बनाने के लिए भी टाइम चाहिए, गैस चाहिए और पैसे भी चाहिए। तो मुझे हर तरह को देखना पड़ा था। तो मैं इस बीच अपना मतलब खाने का वो कर रखा, चावल भी रखे हैं, ब्रेड भी रखी है, जितना हो सकता है उतना दे रही हूँ।
ये भी नहीं कि मुझे नहीं लगता कि ये पूरे रज पाते होंगे, क्योंकि आपने देखा इतना इतना खाना दे रही हूँ, तो इतने खाने में कुत्तों का पेट भरने वाला नहीं है। मगर उनको एक ये तो है ना कि मिल गया खाना, हाँ हाँ। मुझे भी तसल्ली होती है और उन्हें भी होता है इतना खा के, जितना मैं देती हूँ वो खा के हट जाएंगे। ये नहीं कि बस एक दो कुत्ते ऐसे हैं जो दोबारा उम्मीद करते हैं कि मुझे मिल जाए, बाकी सब खा के चले। अच्छा, आप हर एक कुत्ते से आप परिचित हैं यहाँ जितने भी आप उनको रोज देखते हैं, और एक एक का आपको ख्याल भी रखना होता है। आप सोचो मेरी महीने के कम से कम 3-4-2 हज़ार की तो दवाइयाँ ही हैं, मुझे दवाइयाँ भी देनी है सबको। और ये नहीं कि आज 2 कुत्ते बीमार थे उनको पैरासीटामोल दे के आई हूँ, अगर मैं उनके साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो मुझे ब्लॉक में लेके जाना है, मतलब हर तरह। दुनिया वैसे तो संघर्षों से भरी पड़ी है। हाँ जी। हर इंसान अपना एक संघर्ष कर रहा है, लेकिन मैं और हर्ष ऐसे लोगों को तलाश रहे हैं जिनका संघर्ष कुछ अलग हटके होता है। हाँ जी। इसी तलाश में जब हमें आपके बारे में पता चला तो हमारी बहुत इच्छा हुई कि आपके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए, और आपसे हम मिले, बातचीत करी, हम आपके साथ कल रहे भी, हमने देखा कि रामनगर के जिस भी गली से आप निकलती हैं, आप हर कुत्ते से व्यक्तिगत तौर से जुड़ी हुई हैं। आपने उनका एक नाम रख रखा नाम सबका है, सबका आप नाम से सबको पुकारते हो, और आपकी आवाज़ सुनते ही वो सब दौड़ के आपके पास चले आते हैं। क्योंकि अब अच्छा ये एक टाइम के नहीं है, इसमें कोई 14 साल के हैं, कोई 8 साल के हैं, सबको खाना दे रही हूँ मैं। 12-14 साल के भी बच्चे हैं उनमें। अच्छा, इतना लंबा जो आपका ये संघर्ष रहा 22 साल का, ये आपके मन में ये कैसे आया कि मुझे कोई ऐसा खास वाकया जिसने आपको इनसे जोड़ा कि मुझे इन कुत्तों के लिए कुछ करना चाहिए? अंदरूनी एक प्यार था हमारे इन बच्चों से। जैसे मैं कुत्तों को देखते ही मतलब मुझे ऐसा लगता बस इस कुत्ते को उठा लूँ मैं, चाहे छोटा कीचड़ में भी बैठा होगा ना तो मैं उसको भी उठा के गोदी में प्यार करती हूँ। मुझे ये नहीं था कि इनको रोटी नहीं मिल रही है, ये वो मिल रही। मगर एक बार एक कथा सुनी थी कि इन कुत्ते की वजह से हम इंसानों को रोटी मिली थी। अच्छा जी। तो मुझे ये लगा कि एक औरत को देखा मैंने मारते हुए कुत्ते को झाड़ू, तो झाड़ू मारा तो मैंने बोला कि आपने क्यों मारा? करा आके रोज यहाँ थड़े में बैठ जाओ। मैंने आपकी ज़मीन तो नहीं घिसी? ज़मीन तो नहीं घिस गई? अगर वो ठंडे की वजह से यहाँ बैठ भी गया तो आपको क्या दिक्कत है? करा हमारे बस की नहीं है। मैंने कहा जिस मतलब जीव ने हमारे लिए रोटी मांगी, आप उसे रोटी तो दे नहीं पा रहे और उल्टा मार रहे हो उसे। कम से कम दुर्व्यवहार तो ना करो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि रुड़की में कभी आपका ब्यूटी पार्लर हुआ करता था और बहुत अच्छा चलता था, रात को 11-12 बजे तक आप 12-12:30 से मैं पहले पार्लर नहीं बंद किया। तो और आपका वो जो पूरा करियर था वो भी सब आपके इसी जुनून में, इस प्रेम में, जो आपका ये पशु प्रेम है या कुत्तों के लिए आपका जो प्रेम है वो भी खत्म हो गया, क्योंकि आपसे काम कराना बंद कर दिया महिलाओं ने कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। पूरी आपने तो अपनी पूरी जिंदगी इसी में निकाल दी। ये एक जुनून अच्छा, है। एक जानकारी, हम जब आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे तो शायद आपने शादी भी नहीं की है। मैंने शादी नहीं करी। क्या इसका कुछ जुड़ा? इसका कारण ये था कि मैं जब सेक्स में थी तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे फादर का बिजनेस दूसरी जगह था और हम लोग दूसरी जगह थे, तो एक तो छोटे होते से मुझे पूरा घर संभालना पड़ा, ऊपर से फिर मतलब हालात ऐसे होते गए कि मुझे जिम्मेवारी मेरे सिर पे होने के कारण, और मुझे पता नहीं शुरू से ही मुझे शादी से इंटरेस्ट नहीं था। मैं आप भाइयों बहनों में सबसे बड़े थे? नहीं, मेरे से बड़ा एक भाई था, उसकी डेथ हो गई। तो सारी जिम्मेदारी कम एज में ही आपके ऊपर आ गई। और ऊपर से फिर एक चीज़ और था कि पापा ने मुझे हमेशा बोल्ड बना के रखा कि उनको ये था ये किरण बेदी जो हैं उनको बचपन से वो पापा मतलब बोलते थे कि जैसे ही ये किरण बेदी है ना वैसे तुझे किरण दीवान बनाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम भी किरण था। और शुरू से मुझे उन्होंने हथकंडे सब कुछ ऐसे सिखाए थे कि मतलब पुलिस लाइन में भेजा। इतना सब कुछ आपने दांव पर लगा दिया आज, और आज शायद आप किराए के मकान में रहती हैं, और इतना लंबा समय आपको लगता है इनकी सेवा करने में। सुबह से लेकर रात को जब हम सो रहे होते हैं तब आप सेवा कर रही होती हैं। नहीं, सारी दुनिया अगर देखा जाए तो मैं 1:30 बजे घर घुस रही हूँ, 2 बजे, उस टाइम तो दुनिया सो रही होती है। हाँ। ये दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम सब लोग सो जाते हैं 10:30 बजे रात को, आप निकलते हैं, आप अपनी पूरी एक ट्रॉली लेके निकलते हैं। हाँ जी। जिसमें
नहीं मैं थोड़ा पहले सामान होता पहले है। लेके चलती थे थैले पे, जी। मगर अब घुटने मेरी दिक्कत ज़्यादा कर रहे थे, तो मुझे मेरे भांजे ने सजेशन दिया कि मासी आप वो बग्गी ले लो। हमारे पटियाले में तो लोग सारी लेडीज़ यही लेके निकलती है, शाम को वॉक भी हो जाती है और उनका घर का सामान भी चला जाता है। तो मैंने इसी वजह से इंतज़ाम करके ये लिया। बोलती रही मैं लोगों से, किसी ने दिया नहीं। एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने मेरी पर हेल्प करी। क्योंकि जब परिवार में अभी कौन कौन है मतलब आपके? परिवार में मेरे इस टाइम 3 भाई और हम 2 बहनें, जिसकी मैंने बहन की शादी कर दी यहाँ थी। आप अकेले रहते हैं? यहाँ मैं फ़िलहाल अकेली हूँ। आप फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं करते? नहीं, फ़ोन का इस्तेमाल करती हूँ, अच्छा। मगर दिक्कत ये है कि बीच में मेरा फ़ोन नाली में चला गया था, पानी में चला गया। मैं से ऑन कर दिया, फ़ोन ख़राब हो गया। उसके बाद मैं बस जो भी हालात की वजह से मैं फ़ोन नहीं लिया। तो अब मैंने फ़ोन लिया, मतलब समझ लो 6 महीने पहले। और फ़ोन में टच में इसलिए नहीं रहती मैं किसी से, क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं हर किसी से बात करूं, इतना टाइम नहीं है। अब ये सोचो मुझे 3 घंटे लगते हैं रोटी बनाने में। हाँ, एक वक्त की? नहीं, एक वक्त में पूरी एक साथ बनाती हूँ। अच्छा अच्छा। और 2 चूल्हे पे जैसे फटाफट मैंने एक तरफ बेलती जाती हूँ, एक तरफ फेंकती जाती। मेरी 160 रोटी बनती है, आपने देखा होगा कल इतनी बारी। वो 160 रोटी बनती है, उसको 3 टाइम की डिवाइड कर देती हूँ। हमने कल देखा कि रोटियां बिल्कुल ताज़ी और गर्म थी, जो नहीं, आप मैं बना के अभी निकली बना थी। के लाई थी। मैं तो बना के साथ में दूध था, दही थी, हाँ, मिठाई थी, और कुछ मिठाई थी, अंडा भी और रखते हैं। अंडा की जल्दी जरूर लेती हूँ। मिठाई मीठा नहीं खाते, बिस्कुट के बिना इनका खाने के बाद 2 बिस्कुट जरूर चाहिए। नहीं दूंगी तो ऐसे करके और मुंह इतने देखते हैं। प्यार से आप उन्हें खाना खिलाती हैं। कल हमने देखा कि आप 8-10 प्लास्टिक के बॉक्स भी लेके चलती हैं, उनका पूरी आप जैसे थाली लगाती हैं। हाँ, अलग अलग डिब्बे में, बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग डब्बे में रोटी डालना, दूध डालना, दही डालना, बिस्किट का चूरा डालना, और आपको एक एक का पता है कि ये टमाटर से खाना खाएगा, ये बिस्किट से खाना खाएगा। उनके लिए मुझे 2 किलो 3 किलो टमाटर चाहे कैसे भी वो लेके जाना होता है। दिन में टमाटर देती हूँ, रात को नहीं देती, क्योंकि डाइजेशन में कोई दिक्कत हो, इसलिए मैं रात को नहीं देती। रात को 1-2 को ही देती हूँ। दिन में तो सुबह जब मैं निकलूंगी ना, उस समय 2-2.5 किलो टमाटर लेके निकलती हूँ। और टमाटर के सारे शौकीन हैं, तो टमाटर देना ही देना है मुझे। वो सुबह लेके ही चलती हूँ मैं। और जिस दिन मैं गलती से मैं भूल जाऊँ टमाटर, तो रास्ते में खरीदना पड़ता है कि हाँ लेके मैं टमाटर लेके ही नहीं आई। अच्छा, इस 22 साल के संघर्ष में क्या कोई ऐसी संस्था, कोई एनजीओ या कोई नगर निगम या किसी सरकार की तरफ से आपको कोई मदद किसी तरह की कोई आगे आया हो करने के लिए? कोई भी नहीं। एक एनजीओ वाले आए थे आज से करीबन 4-5 साल पहले, ज़्यादा ही हो गए। उन्होंने कहा आपका मैडम कितना खर्चा होता है, ये है वो, हमें बताओ। मैंने बताया 60 किलो, उस समय 60 किलो की आटा लगाती थी, तब कुत्ते कम थे। और मैंने कहा 40 किलो के करीब चावल लगते हैं। तो कह रहे ठीक है हम आपको देंगे। वो एक बार दे के गए, उसके बाद उनका पता ही नहीं चला। मैंने उनको फ़ोन भी किया कई बार, ना फ़ोन उठाया ना उसके बाद कोई आया। 1 महीना उन्होंने आपकी हेल्प बस 1 महीने के लिए। अच्छा, इतने। और एक भैया है जो अभी जी, आपको बताया था, हाँ, वो सरस्वती डायनामिक्स के जो ओनर हैं। हाँ, वो अमिताभ गुप्ता, वो मुझे 20 किलो आटा हर हफ्ते का पहुंचा रहे हैं वो। उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमें करना मैं चाहिए। उन भैया का सरस्वती डायनामिक्स रुड़की क्या एक प्रतिष्ठित कंपनी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपकी मदद हाँ, इसमें करते हैं। वो 80 किलो के आटे की मुझे मदद कर रहे हैं। हर महीना 80 किलो आटा वो भेजते हैं। 1.5 क्विंटल लगता है मेरा आटा, 80 किलो के उनकी है वो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो बेजुबान के दर्द को शायद समझते होंगे, इसलिए नहीं, वो मेरे साथ ही नहीं, वो जगह जगह उनको जहाँ भी इच्छा होती है ना, पता नहीं भगवान ने कुदरत ने कुछ अलग ही से बना रखा है। उन्हें जहाँ भी कोशिश होती है उनकी, वो देते जरूर है। हाँ, और आज तरक्की भी खूब कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी तरक्की है उनकी। मैं तो उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ, मतलब करीबन मैं उन्हें आज शायद 22 से ज़्यादा ही 26-27 साल हो गए मैं उन्हें देखते हुए। उन्होंने मंदिर नहीं छोड़ना कभी, मंदिर चाहे रात के 12 बज जाए, मंदिर का मत्था टेक के तभी घर जाना होता है। और मतलब जहाँ भी होती है कोशिश उनकी तरफ से दी जाती है। उससे अलग भी कुछ लोग हेल्प करते हैं? उससे अलग एक हैं, यहाँ पर रहते थे वो पहले लिथोप्लस क्वार्टर में, वो अंकल चले गए यहाँ से, उनका ट्रांसफ़र हो गया टिहरी। वो उस टाइम यहाँ पर कुत्तों को एक ब्रेड और एक दूध का पैकेट डालते थे, मगर एक बंदे ने ऑब्जेक्शन, जो मैं बता रही हूँ कुत्ते को जहर दिया था, उस बंदे ने ऑब्जेक्शन, तो उन्होंने मेरे को बाहर से बुला के कहा बेटा अगर आप इनको दे सको तो दे दो, क्योंकि ये भूखे मर जाएंगे। तो वो पैकेट और दूध, वो पैकेट वो मुझे देना शुरू किया और मैं अपना खाना मिला के उनको देने लगी। मगर जब वो यहाँ से चले गए तो वो बाकायदा वहाँ से मेरे 1500 रुपये भेज रहे हैं। आज मुझे 5 साल हो गए। ये भी बहुत अच्छी बात है। आज़ाद अंकल है उनका नाम, उनका आज़ाद है। और वो इस टाइम टिहरी पता नहीं देहरादून में है,
पहले टेहरी में थे, बहू उनकी बहुत अच्छी पोस्ट पे है, तो बहू के साथ जाना पड़ा था, बच्चा हुआ था उनका छोटा, तो उनके साथ जाना था, तो वो तब गए थे, वो चले गए थे। मगर आज 1500 रुपये के हिसाब से वो मुझे 5 साल तो हो गए भेजते हुए, लगातार भेज हाँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। किसी मेडिकल स्टोर पे भेजते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ से दवाई जाती है जी। और वो पैसे वहाँ से ट्रांसफ़र वहाँ करते से हैं, वो आपको दे देते हैं। हाँ, वो बहुत सुंदर। एक अभी और आए हैं यहाँ पर लिथो प्रेस के क्वार्टर में, प्रशांत कैशर सीए, जी देखा जी है? जी, कोषाध्यक्ष जो हैं। हाँ, वो भी मेरी मदद कर रहे हैं, चाहे वो महीने के 2000 दें, चाहे 500 दें, जैसे भी जिस टाइम होता है वो, जिस टाइम मुझे दिखेंगे इधर 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 इधर, मैं मना भी करती हूँ कि हट मत वो किया करो, मगर जो फटाफट वो उन्हें 500 का नोट मेरे को पकड़ा नहीं पड़ा। अभी एक कुत्ती की कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने जाके सबसे कहा, मैंने कहा सर मुझे दिक्कत है, 3000 की चाहिए, उन्होंने फटाफट 3000 रुपये निकाल के दिए। वो मना नहीं करते, कह रहे कि बस आप आशीर्वाद देते रहो, जब से आपका आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ, मेरा प्रमोशन हो रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी वाइफ भी यही कहती है कि मतलब कि जब भी होता है तो आप हमें आशीर्वाद दो, कि बस हमें पैसों की कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए मैं फटाफट, उस दिन मेरे को जरूरत पड़ी, मैं उनके पास ही पड़ी, मेरे पास आधे पैसे थे, आधे मैं उनसे लेके आई हूँ, कभी मना नहीं करते वो कुछ। हम भले ही आम भाषा में हम ये बात कहें कि आप कुत्तों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आप ईश्वर के सबसे करीब आप हैं। जीव सेवा है। हाँ बिल्कुल, और इससे बड़ी सेवा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकती जो आप आज कर रहे हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से। मगर मैं कर रही हूँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँ, मैं तो कर रही हूँ, मगर लोगों की थिंकिंग तो बहुत गलत है ना। हाँ जी। लोग तो मेरे को खाना खिलाने के लिए भी मना करते हैं। अच्छा। अभी आज सुबह लड़ाई हुई है मेरी आज। इस तरह के बहुत संघर्ष रहे होंगे इस दौरान। मैं तो अब बता नहीं सकती, पता नहीं कितने कितने लोगों से मुझे भिड़ना पड़ता है। हाँ। और जबान भी चलती है उनकी, और फिर मैं तो चुप रहने वाला में से नहीं हूँ। तो मैं जब आधी रात को मैं अकेले घूमूंगी तो मैं किसी से क्यों डरूंगी। बिल्कुल। जब मैं लेबर चौक में रात को 1:45 बजे थी, यहाँ से वहाँ तक रोड पे एक बंदा नजर नहीं आ रहा था, मैं ही अकेली थी ना। उस टाइम ट्रक वाले भी चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मान लो अपने में स्ट्रॉन्ग मैन की ना रहा हूँ तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। सही बात है। और इतने लंबे सफ़र में आपने इतने संघर्षों के साथ उनका सामना किया, उतने मजबूती के साथ सामना किया, और हम भी जानते हैं कि किस किस प्रवृत्ति के लोग हाँ, आप लोग घूमते हैं। ज़्यादा आप लोग बाहर रहते हो, आपको पता ही होगा। लेकिन आप बड़ी बहादुर भी हैं, ये बात हमने खास तौर पर नोटिस भी किया। और इतने, मैं कहूँगा सर कि ये जो आज कर रही हैं, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अब इनका भार थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी के अलग पड़ाव पर अब ये हैं और मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं। एक वक्त की रोटी बनाने में इंसान के लिए 2 रोटी बनाने में इतनी तकलीफ होती है, आप 160 रोटियाँ ये दिन और भर 160 भी रोटी जो होती है, अब अगर आप लोगों की रोटी देखिए और मेरी रोटी, वो 3 रोटी में है। हाँ, हमने रात देखी थी, वो काफी मोटी है। मोटी रोटी अगर है। आपकी 3 रोटी बनेगी तो मेरी 1 रोटी बन रही है। पहले मैं बनाती थी 2 बनाती थी, समझ लो इस रोटी की 2। फिर जब मेरे को गैस और चूल्हे, मैंने करीबन 7 साल मैंने लकड़ी पर रोटी बनाई है। क्या कभी ऐसा पड़ाव भी आया इस 22 साल के आपके संघर्ष में कि आपको लगा हो कि अब मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? बहुत बार आया। मैंने अपना परसों इनसे बताया भी है कि मैं तो बहुत परेशानी में भी रही हूँ, और पिछले दिवाली से मैंने अब तक 4 गोल्ड की चीज़ें बेची है। अपना पर्सनल गोल्ड जो आपके पास था वो भी आपने बेच के इनके लिए खाने के लिए, इन्हीं के लिए खर्च कर दिया, क्योंकि मजबूरी थी। अब आपसे मांगती हूँ तो आप बोलोगे कि हाँ जी किस लिए चाहिए, किसी को क्या बता सकते हैं हम लोग। तो इसलिए मैंने अपना सामान बेचा। और ये बात आज दर्शकों से साझा करते हमें बताते आपकी आंखें भी नम हो आई हैं, क्योंकि आपने शायद अपनी ज़िंदगी का सब कुछ दांव पर लगा दिया इस प्रेम के लिए। आज, और हमने ये भी सुना था आपके पास घर भी था, सब कुछ था। आज आप उस परिस्थितियों पर आ चुके हैं कि आपको अपना गोल्ड बेचना पड़ रहा है, जिसको इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी सजो कर रखता है। और बड़ी बात यह है कि जिस सेवा में लगी, इन्हें पता है कि इसका कोई परिणाम, इन्हें भगवान ईश्वर कुछ परिणाम दे दे तो अलग बात है, वैसे कोई। लेकिन नितिन जी, मेरा मानना ये है कि ईश्वर अगर है तो इस जन्म में स्वर्ग या नरक को तो हम नहीं जानते, या अगले जन्म में क्या होने वाला है, लेकिन इस जन्म में इन्हें कुछ सुख तो मिलना चाहिए जिसकी हकदारियाँ हैं। आज हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी, ये रुड़की वासियों से ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि
जो ऐसे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, जो कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं नहीं, मैं और लेना नहीं नहीं कर पाते। मैं जहाँ तो तक हमने बोलती आपको नहीं, देखा, मैं बता रहा हूँ मुझे आपको। तो किसी से कुछ चाहिए नहीं। आप हमें मना कर रहे हैं आप कि इतने नहीं स्वाभिमानी लेना हैं, चाहते। इतने खुददार हैं, उसका नतीजा ये है कि आज आपने अपने जो गोल्ड है वो तक आपने बेच नहीं, दिया। मैं नहीं इससे बड़ी स्वाभिमान की कहानियां ही हम लोगों तक लेकर आते हैं। आप इतनी बड़ी खुददारी आपके अंदर है, इतने स्वाभिमानी आप हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि बेला जी कि कम से कम आपका भार कम हो। अब हम ये भी देख रहे हैं कि मेरी आपसे मुलाकात कई दफ़ा हो चुकी है, इस दौरान हम कोशिश कर रहे थे, आपसे आग्रह भी किया। आप चलना बहुत मुश्किल हो रहा है अब आपके लिए। नहीं, घुटने में तो मेरी बहुत दिक्कत है, हाँ, घुटने में बड़ी समस्या है। तभी मुझे बग्गी लेके चलना पड़ रहा है। बग्गी के सहारे तो मैं चल लेती हूँ, और बिना बग्गी के चक्कर में मैं तो चलने में मुझे बहुत दिक्कत है। चिंता इस बात की भी है कि अब ना तो बच्चे भी आपके नहीं हैं, हलाई पार्टनर नहीं है, आगे की ज़िंदगी में आपका सहारा किस तरीके से, आप किस सहारे के ज़रिए आप पूरी ज़िंदगी अब गुजर बसर होने वाली है। आपकी उम्र भी बढ़ रही और है ये भार बढ़ता जा रहा है हर दिन। आज ये 142 हैं और ये लगातार संख्या बढ़ती जाएगी। मैं तो भगवान से कहती हूँ कम करें। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी है, जिस दिन मैं मंदिर के आगे से बोल के निकलती हूँ ना, भगवान अब मेरे को कम कर दो, उस दिन 4 और ज़्यादा मिलते हैं मुझे पीछे। भगवान भी चाहता है कि आप ये सेवा जारी रखें और ज़्यादा करें, मगर लेकिन हम ये आज हमारा समझाने का मतलब ये है आज जनता के साथ, अब अपने दर्शकों के लिए, कि कम से कम थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी हम सब लें, ताकि हमारे आसपास जो भी इस तरह के जो बच्चे आज घूम रहे हैं बेजुबान, उनकी कुछ मदद अगर हम करते रहें, उनको 2 वक्त की रोटी हम अपने अगर हम सक्षम हैं, और मेरे ख्याल से इतने हम सब सक्षम हैं, आज ईश्वर ने सब कुछ दिया है इंसान को कि हम 2 रोटी दे सकते हैं, तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी हम लें और इनका भार कुछ कम हो सकता है इनका त्याग करुणा की आज ये मूर्त हमारे सामने बैठी है, देवी मैं कहूँगा हमारे सामने बैठी है, दया भाव जितना इनके अंदर है मेरे ख्याल से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। और रात जब हम इनके साथ थे, जिस तरह से ये रात के 10:30 बजे से 1:30 बजे तक आराम से तसल्ली से बैठ के उन्हें खाना खिलाते हैं, मैं कहता हूँ कि एक दिन नहीं कर सकते हम लोग। और एक इनको ये रहता है कि एक बच्चा भी भूखा ना रह जाए। ये हमने देखा कि एक बच्चा भी भूखा ना रह जाए, ये इनके अंदर भावना है। कई बार हम अपने आसपास देखकर इग्नोर करके चले जाते हैं, ऐसा कई बार होता है, हमारे साथ भी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन बहुत बड़ी बात है ये आज इतना सब कुछ। मैं तो एक बात जानती हूँ, अगर हर गली में 14-15 कुत्ते हैं, ठीक है, अगर एक गली में 50 घर भी हैं, अगर 5 घर वाले भी इन्हें 2-2 रोटी, एक रोटी अगर दूध में डाल के पन्नी में रख के डाल के दे दें, रोटियों को फेंक देते हैं जमीनों पे, कौन खाएगा? एक छोटा डब्बा ही रख ले, हम डब्बा रख ले कुछ भी। तो अगर ये 5 घर भी अगर एक टाइम पे रोटी दे दे तो मुझे क्यों चलना पड़े? हाँ, क्यों चलना पड़े मुझे? सही बात है। तो और चिंता इस बात की है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, हर दिन मुश्किल होगा, हर दिन एक अलग संघर्ष शुरू होगा, हर दिन एक अलग जर्नी आपकी शुरू होगी। कभी आपको चिंता होती है इस बारे में, रात को सोचकर डर लगता है कि अब नहीं? टेंशन तो है ही मुझे, टेंशन तो है। आपको कभी बुखार हो जाए, बीमार हो जाए, जो कि मैं हो कभी जाता है, अब आंधी रात को तूफान आए, चाहे बारिश हो, 104 बुखार में मैंने रोटी भी बनाई और निकल के भी आई। 104 बुखार में भी हाँ जी, आपने रोटियां भी बनाई और उनको देकर भी आई। हाँ, क्योंकि मुझे पता है वो अगर कुछ तो कुत्ते ऐसे जिनको मेरा घर पता है, वो मेरे घर तक पहुंच जाते हैं रोटी के चक्कर में। अच्छा जी। तो मुझे जाना इसलिए पड़ता है कि फिर मोहल्ले वाले ऑब्जेक्शन उठाते हैं, मोहल्ले वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी कि कुत्ते आ गए। तो इसलिए मुझे चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, चाहे मुझे जाना ही जाना। अच्छा, आपको इतना लंबा समय हो चुका बेजुबानों के बीच में, तो आप इनके भाव किस तरह समझ पाते हैं? क्योंकि अब आप बहुत अंदर तक अंदरूनी तौर पर इनसे व्यवहारिक हो चुके हैं आप। मुझे इनकी एक एक चीज़ का पता, इन्हें भूख है नहीं है, इनको क्या चाहिए नहीं चाहिए, सबको पता है, आंखों से पता कर लेता है। हाँ। और तो और ये देखो, अगर कुछ कुत्ते ऐसे हैं कि जब जाके पहले उन्हें प्यार करना पड़ता है। हाँ, रात हम जब आपके साथ थे तो रॉबर्ट नाम का एक था, है ना? रॉबर्ट की तो बहुत बुरी स्थिति थी, खाया बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, ये बताइए। खाया भी नहीं, वो खाता नहीं है, उसे सिर्फ प्यार चाहिए। अच्छा, इसकी कहानी क्या थी रॉबर्ट की? आपका विशेष लगाव उनके साथ? हाँ, उसकी कहानी ये थी कि जब वो बच्चा था, जब पैदा हुआ था, उसकी माँ के नाली में बच्चे हुए थे और बारिश आ गई थी, तो 3 बच्चे तो उसके पानी में डूब गए। 2 बच्चे मैंने निकाल लिए थे, पैरों से खींच के निकाला था नाले में घुस के, और वो बच्चे को मैंने अपने पास रखा। तो इसकी रॉबर्ट की माँ और एक उसकी बहन जो थी, उन दोनों ने मरा हुआ चूहा खाया था, वो तो मर गए थे कुछ दिन बाद, मगर इसको मैंने अपने घर ही रखा, पाला। तो ये अब जब मैंने मोहल्ला चेंज कर लिया तो अब ये परेशान था,
तो मुझे उसे रोटी देने के लिए मुझे दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ता था। और अब इसको ये है कि मुझे रोटी मत दो, बस सिर्फ मैं हाथ फेरो। मैं कई बार चिढ़ के इसे थप्पड़ भी मार देती हूँ, मैंने तुझे और कोई काम नहीं है। और आपको कीड़े की बात बताई थी, कैसा कीड़ा था, मैंने ज़िंदगी में जो काम नहीं किया था उस दिन मैंने वो भी कर लिया था जब इसकी बॉडी में कीड़े थे। वो बताइए जरा। वो ये था कि इसकी बॉडी में कीड़े पड़ गए थे, दवाइयाँ दी हैं, सब कुछ करा, कुछ नहीं हो रहा था। लास्ट में उसके पूरी ये गर्दन गल गई। मोहल्ले वाले सारे बेला 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 करना शुरू कर दिया, बेला तू कर, बेला कर, हमसे जो पैसे लेना। मैंने कहा पैसे मेरे पास भी हैं, मैंने आप इसे लेके ब्लॉक तक जाओ, तो ले जाने को कोई तैयार नहीं था। तो मैंने फिर लास्ट में काला फिनाइल लिया, फिनाइल लेके इसको डाला। डालने के बाद आप सोचो कि पूरी कम से कम 50-60 तो कीड़े निकल के बाहर आए। और उसके बाद वो गर्दन ऐसे मेरी तरफ करके खड़ा हो गया, उसको आराम मिला जब। तो 2 दिन डालने के बाद तीसरे दिन मैंने देखा फिर भी थोड़े से हैं। मैंने क्या किया, फिर एक हाथ में पन्नी चढ़ा के, ग्लव्स तो था ही नहीं, पन्नी चढ़ा के मैंने उसका मांस दूसरे हाथ से पकड़ा, और जब देखा अंदर मांस के नीचे देखा तो कम से कम 50-60 कीड़े और थे। और मैंने ज़िंदगी में मैंने कभी नर्स का काम करने के लिए, तो मैंने अब ये कहानी भी बड़ी साथ है एक नर्स की कहानी की, कि मम्मी ने बोला था मरने टाइम कि मेरे को तू लास्ट में पढ़ाई छोड़ के नर्स बन जाना। इन नर्सों ने मेरी बहुत सेवा करी। मेरी मम्मी 9 महीने वेट में रही है। तो मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, मैं कभी नर्स नहीं बनूंगी। मैं उस बात को आज भी याद करती हूँ कि जो मैंने नर्स के लिए मना किया, ये नर्स से आज वक्त ने आपको बना दिया। वक्त ने बना दिया। और मैं शादी इसलिए नहीं करती थी कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं कोई गृहस्थी नहीं संभालूंगी, कोई ये नहीं है। भगवान ने कहा तूने 2 बच्चों के लिए शायद मना के, अगर ले अब बच्चे ले 140 को संभाल। हाँ, तो वो कीड़े मैंने निकाले हैं। उसके जब कीड़े निकाले तो आप ये सोचो उस जगह पूरे ऐसा गुच्छा बन के पड़ गया। और उसके बाद मैंने उसकी दवाई लगाई, उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गया। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि इस पूरे वक्त में, इस पूरी जर्नी में कभी किस दिन ऐसा हुआ जब आपको मुश्किल हुई हो वो उन 2 वक्त की रोटी जुटाने में? बहुत बार हुई, बहुत बार हुई। मगर कैसा महसूस हुआ था? महसूस तो बहुत, अब क्या कह सकती हूँ, मगर मैं मानती हूँ बजरंगबली को। और वो कहीं ना कहीं से मेरे साथ कर देता पूरा। मैं जितनी रोटी होती लेके निकलती थी, मोहल्ले वाले कुछ ऐसे भी हैं जो को मतलब वो लोग रोटियाँ फेंकने के बजाय उन्होंने अपने दरवाजे में टांग देते हैं। तो मुझे जब रोटियां नहीं होती थी ना, मुझे गेटों पे जो रोटियां टंगी मिलती थी ना, उसमें रोटी एक नहीं होती थी, कभी 20 होती थी, कभी 15 होती थी। जैसे किसी के मेहमान आए तो रोटी बच गई। भगवान मेरी पूरी कर देता है, मगर वो स्थिति बड़ी बुरी लगती थी कि मतलब कि आज मैं बच्चों को खाना नहीं दे पाऊंगी। मगर जिस तरीके से पूरा होना था तो हो जाता। आज की परिस्थिति हमारे आसपास के समाज की ऐसी भी है कि जिस तरह आप खाना बांटती हैं, खाना उनको देती हैं और आपके पीछे वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, मकान ढूंढने में भी समस्या होती है। मकान मालिक तो बहुत ऑब्जेक्शन उठाता है कुत्ते के चक्कर में। मुझे मकान बदलना ही इसलिए पड़ता है बार बार। अभी जिस मकान में आई हूँ मुझे 3 महीने हुए, जिस दिन सामान रखा दूसरे दिन उसने कह दिया मकान खाली कर दे, कि ये कुत्ते यहाँ नहीं आएंगे। तो मकान की तो सबसे बड़ी समस्या है मेरी, और कुत्तों की वजह से ही मुझे बदलना पड़ता है हर जगह। मतलब लोगों को कुत्ते पसंद नहीं और मुझे पसंद है। अभी मैंने 3 बताया आपको, 3 छुपा रखे मैंने अंदर, उनको पता चल गया तो उन्होंने फिर मेरे से बोलना है। अब मैं बाहर से लॉक लगा के आई हूँ इसलिए कमरे में कि वो अंदर 2 बैठे हुए, एक तो निकल गई मेरे साथ साथ, 2 बैठी है अंदर। और मुझे ये लगता है ये पूरी सर्दी मैंने इसलिए छुपाया क्योंकि मुझे सर्दियों में एक तो इन लोगों के घर की किसी की थड़े पे भी बैठेंगे ना, तो वहाँ सर्दियों में भी इनके ऊपर पानी फेंका जाता है। मैंने बहुत लोगों से बदतमीजी बोला इसी चक्कर में कि कम से कम इन्हें सर्दियों में तो 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते तो कम से कम। मैंने सर्दी शुरू होते ही मेरी कंबल और बोरियां इकट्ठी कर करके इनकी जगह जगह बनाती हूँ मैं, कि मतलब कहीं इनको बैठने की जगह मिल जाए। मगर जो नैरो माइंडेड लोग हैं वो उठा के बोरियां जला देते हैं, बोरियां नालियों में फेंक देंगे। तो आप बताओ रोज रोज कितना इकट्ठा करेगा बंदा। अच्छा हर्ष भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नगर निगम या गवर्नमेंट की भी कोई जिम्मेदारियां होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है। जैसे मेरे कुछ जानने वाले बाहर हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं जी, आप वहाँ पे घर में अगर कुत्ता भी पालोगे तो उसका भी लाइसेंस बनता है और उसको वो डीफर्टाइल कर देते हैं। और अगर आपको उसका बिजनेस के तौर पे करना है तो उसका लाइसेंस अलग से बनवाना पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट के सरकारी अस्पताल भी हैं, पशु चिकित्सालय भी हैं, क्या इतनी जिम्मेदारी तो उनकी भी होनी चाहिए कम से कम जो ये आबादी बढ़ती है, हाँ, इस पर लगा डीफर्टाइल कर दिया जाए ताकि इनकी आबादी ना बढ़े। जो है नहीं कर रहे। मैंने मैडम के वहाँ भी बोला था, वहाँ पर भी बोला था, मगर कुछ नहीं हो रहा।
मतलब अगर ये लोग अगर हमें कोऑपरेट करें तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, उल्टा मतलब इतनी अफवाहें फैला रखी कि सालियर में हमने वो बना दिया, जमीन बना दी, और ये हमने सुनने में आया है, ये कुछ नहीं है। वो पैसे आए थे, पैसे खाए गए, नेता लोगों के द्वारा ही खाए। मैं तो साफ कहना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका, वो अभी तक शुरू नहीं किया गया। 7-8 साल पहले पैसे आए थे, और पैसे आने के बाद वो मुझे बार बार ये बोला गया कि वो ज़मीन ले ली है। मैंने खाली ज़मीन ले ली है या कुछ और करना भी है? और फिर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ज़मीन ले भी ली उन्होंने, तो जब अगर मान लो शटर होम बन भी जाता है तो वहाँ टीम जो आएगी उनको पैसे कौन देगा? ठीक है। और ये लोग जब वहाँ कुत्ते रहेंगे, उनकी शुशुपट्टी कौन साफ करेगा? हाँ, खाने का इंतजाम कैसे होगा? खाने का इंतजाम कहाँ से होगा? ये सब तो बेकार की बात और है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो जितने वहाँ डंप किए जाएंगे, उनकी तरह तरह की प्रवृत्तियों में क्या वो जो लोग छोड़ जाएंगे वो एडजस्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। ये भी बड़ी समस्या की बात है ना सर। तो इससे बढ़िया तो गवर्नमेंट ये करे ना कि इन लोगों की तादाद कम हो सके, तो इन लोगों पर सबसे आसान ये है कि पशु चिकित्सालय एक्टिव हो, और जितने भी हैं इनको डिफर्टाइल कर दो, तो कम से कम इनका पॉपुलेशन पे पॉपुलेशन कम हो इसकी। भोपाल में क्या रहा है, इन्होंने पूरा A to Z बिच लोगों के कर दिए यहाँ नहीं करें ना। भोपाल में सिर्फ 5% छोड़े हैं उन्होंने, बाकी A to Z के करे उन्होंने, घर से निकाल के कहीं नाले में छुपे हैं, उनको भी पकड़ के लेके गए। तो फिर अगर मान लो भोपाल कर सकते हो तो अब हर एरिया को सब जगह हो सकता है। हमारे यहाँ सिस्टम बनाने की देर है, हो तो सब कुछ सकता है। इन दिनों में मैं आपको एक बात और बता रही हूँ कि कहीं से रैबिज वाला एक कुत्ता आया था, उसने जितने पे अटैक किया ना, सबको रैबिज हुआ। मेरी एक बिच के अंदर पेट में बच्चे थे उसको अटैक किया, वो 7 दिन बाद वो भी मर गया, वो बच्चे के साथ मरी। तो आप ये सोचो कि ऐसे मैंने तो अपने नज़र में 48 कुत्ते देखे जिसको उस रैबिज वाले ने अटैक किया और मर गए सारे। उन्होंने आगे किया, मतलब रामनगर में पता नहीं कितने मरे हैं। अच्छा, आप इस दौरान इतने करीब से आप इनके बीच रहती हैं, और इनके अंदर भी जितनी, मेरा मानना ये है, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं करीब से जानने की, और तरह तरह की प्रवृत्ति जितनी इंसानों के अंदर होती है वैसे इनके अंदर भी होती है। कई बार काट लिया होगा आपको, कितनी बार ऐसे मौके आए जब आपको? 52 बार मुझे कुत्ते ने काटा है। 52 बार कुत्ते काट, और मैंने इंजेक्शन भगवान की दया से कभी नहीं लगाया, एक बार भी इंजेक्शन? और ना आपका ये प्रेम कब हुआ, और ना कभी स्वास्थ्य? क्योंकि खाना खिलाते हुए, दवाई खिलाते हुए ये मुझे दांत मार ही देते हैं। एक बार तो यहाँ पर पूरा मांस काट रखा है मेरा, यहाँ पर और इस जगह पे। तब भी मैं उस दिन मेरे को सबने डराया कि नहीं। क्या सोच के इंजेक्शन नहीं लगवाया? मेरी भगवान से लड़ाई है। मैंने ये बोल रखा है भगवान से कि अगर आप मुझे मारोगे ना तो इन्हें भूखा मरने के लिए तैयार रखो। मैं मरूंगी तो इनको कौन देखेगा? तो इसीलिए भगवान से लड़ती रहती हूँ और अपना काम चलाती रहती हूँ। और ये बिल्कुल एक सच्ची कहानी हम आपको बता रहे हैं। अगर आप कभी भी 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में रुड़की रामनगर, सर मैं कहता हूँ कि आप कभी भी देखेंगे तो आपको आंटी मिलेंगी वहाँ पे, ये बिल्कुल खाना खिलाते हुए। और आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कमेंट्स में खुद कहेंगे कि वो भी देख चुके हैं? बहुत से लोगों ने देखा होगा, जानते होंगे। शहर के जितने भी पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, नहीं गाड़ी रोक के मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं सारे। बिल्कुल क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छे लोग देखो आज भी हैं, बहुत लोग आते हैं, आज भी हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, फिर भी जितना मैं नोटिस कर पाया कि आज भी जो नई जनरेशन है उनके अंदर भावनात्मक तौर पर वो उनका रुझान इस तरफ है। लेकिन उनको एक साहस की ज़रूरत। अच्छा, अगर कोई आपकी सहायता करना भी चाहे तो वो कहाँ आके करे, कैसे करे, और क्या आप उस सहायता, किस रूप में आप सहायता चाहते हैं, और क्या आप सहायता लेने को तैयार हैं? नहीं। थोड़ा तो लोगों को उसमें भागीदार बनाओ। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं जब तक चाह रही हूँ, मैं से हो रहा, मैं कर रही हूँ। जब अगर मुझे लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर आप लोगों सबको याद कर लूँ। देखिए हमारे दर्शक, मैं अब आपको बताऊं, हमारे दर्शक, हर कोई दर्शक हमारे जानता है कि हम जितने भी शख्सियत से लोगों का परिचय करा रहे हैं वो बहुत ही स्वाभिमानी, बहुत ही खुददार लोग हैं हमारी नज़रों में, और दर्शकों की नज़रों में भी। खुददारी के इससे बड़े उदाहरण मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकते। लेकिन जैसा आप कह रही हैं कि अब ज़िंदगी आसान आपकी हो, आप हकदार हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हो, आप कुछ अच्छे दिन अब जिए। बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा समर्पण आपने किया समाज के लिए, इतना त्याग आपने किया, त्याग की इससे बड़ी परिभाषा और कुछ हो नहीं सकती। अब किसी ना किसी रूप में कुछ तो ऐसा होना चाहिए। और हाँ, नितिन जी और हमने इस बहाने एक दिन आपके साथ हम गए भी और आपको वितरण करते हुए बहुत करीब से देखा भी। उन भावनात्मक
लम्हों को इतने करीब से हम शायद महसूस फिर भी नहीं कर सकते जितने करीब से आप महसूस कर रहे हैं एक एक बेजुबान के दर्द को। लेकिन जब भी हमारी आपको कोई आवश्यकता हो, कभी भी कोई आवश्यकता हो, हम आपके साथ, हम हर मैं तरीके भाई से वही कह रही हूँ कि जब मुझे जरूरत कल पड़ेगी। का दिन आपके साथ बिताने के बाद अंदर से एक, मैं सच बताता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा कुत्ता प्रेमी नहीं हूँ, और लेकिन आपके साथ समय बिताने के बाद मेरे मन में ये भावना पैदा हुई कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और हम, मेरे जैसे और कितने लोग इस कहानी को आपकी जानने के बाद शायद आपकी मदद के लिए आगे आना चाहें। तो रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा कि आप, वो आपके स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं है, वो सिर्फ एक उन बेजुबानों की मदद है जिनको आप 22 साल से लगातार आप उनका कर रहे हैं, और अब आप उम्र के उस पड़ाव की तरफ जा रहे हैं कि आपको भी कोई हेल्प शायद अब लोगों से, अगर लोग आगे आते हैं तो स्वीकार कर लेंगे। हाँ, क्योंकि जिम्मेदारी अब सबको थोड़ी थोड़ी उठानी पड़ेगी इसको लेकर। फिलहाल के लिए मैं कहती हूँ अभी मेरे को जब जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को याद करूँगी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरे को अभी मैं जब तक कर सकती हूँ मैं करूँगी। ये हमारा सौभाग्य होगा। और जब भी आप थोड़ा भी तकलीफ महसूस करें। हाँ, एक मैडम की बात और बताना भूल गई, इसी कचेरी रोड, ये आपकी लेबर चौक की तरफ जाते हुए एक मैडम भी है, वो भी मुझे हर महीने की 1500 के 1000 की हेल्प करती हैं। वो भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे लोग वो उसमें हैं, क्या कहते हैं आपका, ये डाइट में। अच्छा, उन्हें ईश्वर उनको खूब आपकी तरफ से हम भी उन सभी का धन्यवाद करते हैं जो आपकी मदद बोलना कर रहे हैं। चाहिए, क्योंकि उनसे भी मैंने बिल्कुल कभी भी मुझे कोई सी चीज़ की जरूरत हुई, वो फटाफट दवाई है चाहे कुछ भी हो, वो जैसे मतलब उनके हस्बैंड भी शायद किसी फार्मा वगैरह में है, तो वो मुझे हर तरह से मतलब बोलने को तैयार है। अब मेरे पैर में दिक्कत थी तो उन्होंने फटाफट कहा कि आप इसकी किडनी का चेकअप कराओ, नहीं तो आपकी दिक्कत होगी। उन्होंने ही मेरे को बोला कि आप कल आ जाना मेरे से। मतलब वो मेरे को मना नहीं करते किसी बात के लिए, हर के लिए मेरे लिए तैयार है वो भी। तो मैं उन लोगों का तो नाम बता ही दूं कि हाँ, जो मेरे को बिल्कुल बताना चाहिए, क्योंकि ये ना होना कि मैं किसी से मदद मेरे को मिल भी रही और मैं उसको ना बोलूँ। अगर ये चीज़ अगर लोगों पे पहुंच रही, वो भी देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये बात जानी चाहिए वहाँ तक, सब लोगों तक जानी चाहिए कि और लोगों को आगे आना भी चाहिए। किस किस रूप में लोग मदद कर रहे हैं। करीबन आप ये सोचो 400 और 500 रुपये रोज का खर्चा है मेरा, आराम से, कम ज्यादा ही हो सकता है, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में आता ही कुछ नहीं है। जिसके पास एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, कम से कम उसका खर्चा इतना, और आपके पास तो 142 जिंदगी की जिम्मेदारी है। तो और कोशिश मेरी यही रहती है कि मतलब अब जैसे मैं निकली हूँ, जैसे मैं हाथ में 2 पैकेट बिस्कुट के लेके निकलती हूँ कि कुत्ते मेरे पीछे पीछे होंगे, तो बिस्कुट तो डाल ही दो कम से कम। अगर भूखा है या नहीं है उसको उम्मीद रहती है। अच्छा मेला जी, मैं आपसे एक बात शाहजहाँ आपसे करना चाहता हूँ। आज से लगभग नितिन जी 4-5 साल पहले मैं भी पेट लवर नहीं था, लेकिन एक बार ऐसे ही भटकता हुआ एक छोटा बच्चा घर पे आ गया, आपने देखा भी है? कल देखा मैंने। हाँ, और वो शायद आपसे होते हुए इधर आया। हाँ, वो मैंने ही उसको बचाया था कुत्तों से। हाँ, उनकी वफादारी का उदाहरण मैंने कल अपने सामने देखा कि वो इनको देखते ही इनके पास आकर, वो हम विजुअल में भी दिखा रहे हैं, मैंने 1-2 विजुअल लिए भी थे, इतना प्रेम उसने दर्शाया। एक बेजुबान इतना वफादार हो सकता है, ये जानकर बहुत आश्चर्य कल मुझे हुआ। आप बहुत सालों बाद कल उससे मिले? 3 साल बाद। 3 साल बाद उसने आपको कुत्ता कभी भूलता नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण बता सकती हूँ। अगर मैं उस गली में गई हूँ, कभी गई हूँ, वो मिला है मुझे, मैंने उसको कुत्ते को बिस्कुट डाल दिए या प्यार किया है, अगर मैं साल भर बाद भी गई तो वो कुत्ता पुछ हिलाता हुआ मिलता मुझे। हाँ, उसे पता है कि ये मुझे दे गई थी। अच्छा, मेरा मानना है कि ये भी है कि जिस दिन से वो घर पे हैं, आज हमारे पास भी 2 या 3 स्ट्रीट डॉग्स हैं, जब आप इनकी सेवा करते हैं तो एक मानवता का भाव आपके अंदर आता चला जाता है, और इनके दर्द को जब आप इनके करीब रहने लगते हैं तो इनका हर दर्द आपको महसूस होने लगता है। आज मैं ये सोचकर बहुत दिल व्यथित भी होता है कि जिस तरीके से आप 142 बेजुबान जिंदगियों को उनके लिए फिक्रमंद है, और ये फिक्र कितना बढ़ जाता है जब जिस दिन मौसम ख़राब हो, जिस दिन आपकी तबीयत ख़राब हो, कि आपकी वजह से जो रोज़ आप पर आश्रित हैं, एक दिन भी अगर कुछ समस्या हो जाए, एक वक्त कुछ समस्या हो जाए, तो कितनी तकलीफ़ आपको होती होगी। वो तकलीफ़ हम भी वो महसूस कर सकते हैं। आप ये सोचो सर्दी कितनी तगड़ी होती है, कोहरे वाली, मैं उसमें भी नहीं रुकती। 1 महीना तो जम के ठंड पड़ती है। मैं उस सर्दी में भी कभी नहीं रुकी कभी। अब तो मैंने पैसों की वजह से मैंने 3 टाइम मतलब कुछ कुत्ते के कम करे ना, नहीं तो मैं 3 टाइम सब कुत्तों को खाना देती थी। चीज़ और बता रही हूँ कि मैंने 32 बिच को देहरादून भेजा था, और सबके ऑपरेशन करवाए मैंने।
कोई ऐसी लेडी हमें मिल गई थी, वो देहरादून से आई हुई थी, वो एनजीओ चलाती होगी या पता नहीं, उसने अपना पूरा परिचय नहीं दिया, हमें सिर्फ अपना वो बोला कि आप देहरादून का ये नंबर लो, आप फ़ोन वो नहीं उठाएंगे मगर आप बार बार फ़ोन करना, ठीक है, आप फ़ोन करते रहना और कांटेक्ट में रहना, चाहे वो 10 दिन में उठाएं चाहे कैसे हो, आप मेरा कुछ भी नहीं बताना, ये कहना कि ऐसे हमें मतलब स्ट्रीट डॉग के वो करवाने हैं। तो लास्ट में हमारा फ़ोन लग गया और हमने बात करी, तो उन्होंने कहा ऐसा है हमारी वैन आएगी, आप बिच सारे तैयार रखना। और हमने जगह जगह से बिच उठवाई, 32 के करीब बिच उठवा के हमने वहाँ भेजा। उन्होंने 5 दिन बाद उन्होंने उनको ऑपरेट करके यहाँ भेज दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो 32 के बाद में एक और भी है, और उसकी भी, शिवानी की भी बात सुन लो आप, वो इधर पीछे कचहरी के पीछे रहती है, अब उसकी शादी राणा के साथ हुई है, फर्नीचर वालों के साथ। वो लड़की अपने पैसे से और अपने दम पे पता नहीं कितनी बिच के ऑपरेशन करवा चुकी है। बहुत बड़ी बात है, बहुत। शालिनी जी अभी को भी भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है उनका। हाँ, सलाम करते हैं हम वो मतलब मैं ये सोचो अब ससुराल पहुंच गई। अच्छा, उसकी शादी भी इसी वजह से हुई कि जो जिससे हुई है उसको शादी, वो बंदा भी डॉग लवर था। हाँ, ऐसे ही उसको खाना खिलाते देख और उसको करते, वो ऐसे कांटेक्ट में आए, बहुत और आज वो बंदे दोनों मिल के बहुत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, डीएवी कॉलेज के आसपास की जितनी बिच है सब ऑपरेशन करवा दिए उसने। बहुत अच्छी बात। और आप ये सोचो एक ऑपरेशन का 3000 है। वो अपने बिल्कुल हमने खुद करा है जी। और ब्लॉक वाले कोई कॉपरेट नहीं करते, वो साफ करते, हम आपकी सेवा तो कर रहे हैं ना, सामान तो आपको लाना पड़ेगा। अब मोहल्ले वालों से अगर मांगो तो कोई देने को तैयार, कुत्ते सब करते हैं। मैंने कई बार लोगों से कहा कि आप लोग कुत्ते करते हो, अब एक काम करो, 50 घर है, अब 100 रुपये भी इकट्ठा करोगे ना, तब भी आप अपने सारी गलियों की कुत्तियों का ऑपरेशन करवा चुके होगे। मगर कोई करके नहीं। एक खरबोपति आसामी ने ये बोला कि हमारे पास खुद रोटी खाने के लिए, तो कुत्तों के लिए पैसे कहाँ से दें। इस बात को मैं पता नहीं कितने लोगों को बता चुकी हूँ, और पैसों की उनके पास भंडार है। नहीं, आपने ये भी बहुत अच्छा आइडिया दिया कि लोग छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके ऑपरेशंस करा सकते हैं। अपनी गली के आसपास जो उनके रहते हैं। ये तो सरकार के लिए तो बहुत मामूली सा काम है। हाँ, उन्हें मुहिम ही तो चलानी है। बिल्कुल। तो सहारनपुर और देहरादून में भी तो हो चुके हैं। ये एबीसी सेंटर देहरादून में 27,000 कुत्तियों की हो चुकी है, सहारनपुर में भी कम से कम 20 के करीब हो चुकी है। फिर और जगह क्यों नहीं करवा रही है लोग? हाँ। और एबीसी सेंटर बनाने से मकसद सार्थक नहीं होगा ना, आपको ऑपरेशंस कराने पड़ेंगे। उस सेंटर का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। बादराबाद या औरंगाबाद में शेल्टर होम है, वहाँ जाके देखो उनकी स्थिति क्या है कुत्तों की। हाँ, दर्दनाक दे रही है बहुत। तो इससे बढ़िया तो आप इन लोगों की पॉपुलेशन कम करो ना। बिल्कुल। उसके बाद कम होने के बाद इतनी सिद्धतियाँ नहीं भी नहीं जाएंगी कि आप इनके लिए जगह बनाओ या इनको खाना देने का। बिल्कुल। और फिर यहाँ तो मोहल्ले में या हम हैं या और कोई है जो भी थोड़ा बहुत दे रहा है, उनको वहाँ रोटी कौन देगा? वो तो रोज 2-3 लाशें निकलेंगी वहाँ से। वो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उससे तो ये बहुत आसान है कि इनको डिफर्टिलाइज करके इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कमी कर दी जाए। ये चीज़ आप लोग मतलब कर सकते हो। हम अपने एंड पे कोशिश करेंगे। बिल्कुल, पूरी कोशिश। तो ये लोग आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मैं अकेली बोल के थक चुकी हूँ। हम अब बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। मैं नहीं बोल लोगों से भिड़ चुकी। और हम तो दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि एक लंबे वक्त तक आग्रह हम इनके साथ करते रहे, इनसे करते रहे, उसके बाद इन्होंने आग्रह स्वीकार किया हमारा, और आज ये मैं तो कहीं आना ही नहीं चाहती। मुझसे एक निकल वो लड़का मिला था, वो मुझे कई दिन से करा कि दीदी आप अपनी वीडियो बनवा लो, मैं ऐसे डालूंगा और वैसे। और एक नहीं, मेरे पास कई आते हैं। मैंने सबको मना करे, पता नहीं आप लोगों को पता नहीं मैंने हाँ कर दी, नहीं तो मैं किसी को हाँ करके। मेरे को 1.5-2 साल में मेरे पास कम से कम 9-10 तो आए हैं। बिल्कुल। क्या वीडियो बनवा लो। मैंने कहा मुझे नहीं बनवाना। नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाकर टीआरपी लेना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि समाज में इसका असर पड़ना चाहिए और आपका भार कम हो। हमारा उद्देश्य है कि आपका भार कम हो, थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी और लोगों पे शिफ्ट हो। बिल्कुल, क्योंकि आम लोगों में भी जाहिर तौर पर इस पॉडकास्ट को समझेंगे, इनकी भावनाओं को समझेंगे, और कुछ जिम्मेदारियां हम सब उठाएंगे ताकि आपका भार कम हो सके और एक संदेश लोगों तक जाए कि आप दया, करुणा की क्या परिभाषा, आज असली जो परिभाषा है वो लोग समझ पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और बाबा रमन के माध्यम से हम झुककर आपको प्रणाम करते हैं। और हर महीने हम दोनों से तो जो भी कुछ होगा आपकी जरूर मदद किया करेंगे। वो तो आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। मैं अभी नहीं चाहिए मुझे, हमारी तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। मैं आभारी रहूंगी। मैं अगर ऐसे मेरे सारे कुत्तों को रोटी मिलनी शुरू हो जाए,
मैं तो आभारी व्यक्त करती हूँ मैं और ये कि हाँ जी कि उन लोगों को कुछ तो वो होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है बल्कि एक मुहिम की तरह इसको हम लेकर चलेंगे और समय समय पर आपको परिचित कराते भी रहेंगे कि कितना असर लोगों के अंदर पड़ रहा है। आपको भी इस बात का सुकून मिलेगा कि आपसे कितने लोग प्रेरणा ले सकते हैं, कितने लोग प्रेरणा ले रहे हैं। आपका संघर्ष है जो वो बेकार नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बेकार जाएगा भी नहीं। ईश्वर आपको देख रहा है, आपकी नियत को देख रहा है और हमारा मानना ये कि ईश्वर आपको आपकी नियत से, आपके कर्मों से आपको परखता है। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और लंबे समय तक आप जो अपने एक मिशन पे लगी हुई है ये आप करते रहें और लोग आपके साथ सम्मान भाव से जुड़ते रहें। आपकी ज़िंदगी, आगे की ज़िंदगी आसान हो। इस जन्म में आप कुछ अच्छे दिन आप देखें, एक अच्छी ज़िंदगी आप जिएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको नमन करते हैं। धन्यवाद।